कभी कभी रेंज नहीं पकड़ती है नेट की, इसलिए गिव एग्जांपल्स ऑफ। फर्स्ट है पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है। फर्स्ट है पॉजिटिव रेडिकल्स। ये देखो सब कुछ आपकी बुक में है दिया हुआ, आप पेज टर्न करो, जस्ट 55 पेज नंबर पर यहाँ पे रेडिकल्स दिए हुए, जिस पर भी प्लस साइन है वो सारे आप इसमें लिख सकते हो पॉजिटिव रेडिकल्स में। जैसे मैं यहां से ही देखकर लिख रही हूं, Ag+2, कॉपर +2, क्लोराइड नहीं, प्लस वाले फेरिक 3+, ठीक है। इस तरह से जो भी प्लस वाले वो आप सब लिख पाओगे पॉजिटिव रेडिकल्स। क्या? हाँ सेम ही आएंगे बेसिक रेडिकल्स में भी, पर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि एज अबव नहीं लिखना है, ठीक है। बेसिक रेडिकल्स में बेसिक प्रॉपर्टी जो शो करेंगे वो लिखना है, तो वो पॉजिटिव वाले शो करते हैं, पर कुछ कुछ पॉजिटिव वाले बेसिक रेडिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जैसे कि NH4 ये प्लस है, पॉजिटिव है, ये बेसिक रेडिकल नहीं है। कल ही हमने देखा था ना एग्जाम्पल में, तो इसको नहीं लिखोगे बेसिक रेडिकल्स में, समझ में आया। तो बेसिक रेडिकल्स में ऊपर वाला ही आंसर चलेगा, लेकिन कुछ जो होंगे वो नहीं चलेंगे बेसिक रेडिकल्स में, ठीक है। सेकेंड वाला भी कर लेना बेसिक रेडिकल्स। फिर एक कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जैसे भी सिंगल सिंगल एलिमेंट के है, कंपोजिट मतलब जैसे SO4 है, वो कैसे बना है, S और O मिलाकर बना है, इसका ये 2- होता है। जैसे अभी मैंने अमोनियम लिखा था NH4, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर रेडिकल बना है, तो ये कंपोजिट हुआ, समझ में आया। तो इस तरह के कंपोजिट रेडिकल फॉस्फेट भी होता है PO4, इसका 3 होता है शायद, ये होता है 3-, ठीक है। तो इस तरह के जो रेडिकल्स है वो कंपोजिट होते हैं, मतलब दो एलिमेंट से मिलकर जो रेडिकल्स बनते हैं वो। मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी, तो आपके देखो बुक में दिया हुआ है 3 ही ऐसे है, कॉपर, फेरिक, है ना, इसकी क्या होती है 1 और 2, दोनों प्लस होगी, इसकी 2 और 3, और एक क्या था Hg, मर्क्यूरी, है ना, इसकी भी 1 और 2 थी, 1 और 2 थी, इसकी भी कितनी थी 1 और 2, और मेटल है तो ये प्लस में ही रहेंगे, या तो +1 या +2। आ रही है बात समझ, ये सब भी आपके बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 54, सम एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। और ये जो तीनों चीज है, कॉपर और फेरिक फेरस जो भी, और मतलब आयरन और मर्क्यूरी, ये तीनों क्या है, तीनों मेटल है, समझ में आया। इसके बाद है बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल्स। बाइवेलेंट मतलब जिसकी 2 वैलेंसी हो, सिर्फ ऐसे ही रेडिकल्स लिखने हैं, वो भी माइनस वाले। एसिडिक मतलब जिसके ऊपर माइनस की पावर हो, तो यहाँ पे देखो ये वाला एक है एसिडिक रेडिकल SO4 2-, कंपोजिट है लेकिन बाइवेलेंट है, हमको सिर्फ अभी यहाँ 2- देखना है, जिस पर भी 2- लिखा हुआ है वो सारे रेडिकल्स इसमें आ जाएंगे बाइवेलेंट एसिडिक रेडिकल।
देखो मोनो यानी होता है 1, डाई यानी होता है 2, ट्राई यानी डाई या बाय ये होता है 2। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो उसमें O2 है, देखो डाई यानी 2, और बायवेलेंट भी बोल सकते हैं, मतलब भी 2। ठीक है, ट्राई यानी 3, ट्राईवेलेंट, और 4 को बोलते हैं टेट्रा, टेट्रावेलेंट मतलब जिस पर 4 हो। समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान रखना, मोनो, डाई या बाय, दूसरा ट्राई और तीसरा टेट्रा। ठीक है, अब यहां बोला है बायवेलेंट, और कैसे? एसिडिक। तो एसिडिक है तो हमको पहले ये समझना, एसिडिक मतलब माइनस पावर वाले। बायवेलेंट बोला है जिस पर माइनस पावर 2 की हो, तो ऐसे रेडिकल उनमें से ढूंढ लेना। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा ही हुआ है SO4, ये है। ठीक है, NO3 होगा, NO3 का भी 2 होता है, हाँ NO3 का भी -2 होता है, नहीं एक ही होता है, -1 ही होता है क्योंकि HNO3 होता है, हाँ एक ही होता है NO3 का। नेगेटिव रेडिकल्स में SO4 है बस। यहां देखते हैं अपन, CO3 है, एक ये हो गया, एक है CO3, CO3। आप इसमें देखना फास्फेट, फास्फेट को 3 है, ड्राइक्रोमेट भी है, Cr2O3, इस पर भी 2 माइनस है। ठीक है, तो इसमें से आप एग्जाम्पल देख लेना, आपकी बुक में है। फिर उसके बाद है ट्राईवेलेंट बेसिक रेडिकल्स, ट्राईवेलेंट आ गया, ट्राई वर्ड मतलब 3, जिसके ऊपर 3 की पावर हो, मतलब 3 माइनस या प्लस, तो बेसिक रेडिकल बोला है तो प्लस, जिस पर भी 3 प्लस हो, 3 प्लस, वो सारे रेडिकल्स इसमें आ जाएंगे ट्राईवेलेंट बेसिक रेडिकल्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये पेज पे, बाजू वाले पेज पे, हाँ AU3 CR3 A1, हाँ हाँ है ना, यहाँ पे देखो लिखा है Fe भी होगा, Fe3 AU3, हाँ Fe3 AU3 ये सभी आएंगे। Al एल्यूमिनियम, Au मतलब है गोल्ड, वो भी। ठीक है, हाँ गोल्ड, फेरिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ये चारों लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सभी ट्राईवेलेंट बेसिक रेडिकल्स है। समझ में आया? तो ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड द रेडिकल्स obtained from them and indicate the charge on the radicals। तो पहले हम इसके नाम लिख लेते, कौन कौन से? मर्क्यूरी है ना साइड में, क्या बोले बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्स वाला है ना, मेटल एंड वेरिएबल वैलेंसी, उसका थोड़ा नहीं समझा। मेटल विथ वेरिएबल वैलेंसी, देखो पेज नंबर 54 निकालो, उसके ऊपर देखो 2 टेबल है, एक्चुअली 3 टेबल है। वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी लिखा, उसके बाजू में एक टेबल है, सिंगल वैलेंसी वाले एलिमेंट दिया हुआ है, उसके नीचे छोटा टेबल है जिसमें 3 ही एलिमेंट है, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन। ये टेबल लिखना है आपको।
ठीक है, ये टेबल लिखना है, या टेबल नहीं भी लिखा तो बस ये 3 लिखना है, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, और इनके ये रेडिकल्स लिखना है CuHgFe। तो ये जो आयरन लिखा हुआ है ना Cu प्लस, वो Cu डबल प्लस लिखा है 2 प्लस वो, और इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। इससे अच्छे पूरा टेबल ही बना दो उस आंसर में। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा फोर्थ वाले में। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन में मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फेट, क्या बोला है इसका? सिंबल देना है, साथ में रेडिकल्स बताना है। तो रेडिकल्स के फॉर्म में लिखना मतलब उसके ऊपर प्लस या माइनस, और उसका क्या नाम है वो लिखना है। ठीक है, तो देखो पहले मर्क्यूरी, ऐसा टेबल, ये भी टेबल ही बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो टेबल में यहां लिखो एलिमेंट, इंक नहीं भरी हुई है क्या? एलिमेंट, और क्या पूछा है? सिंबल इसका, सिंबल्स। ठीक है, फिर और क्या पूछा है? फ्री रेडिकल्स। तो पहले है मर्क्यूरी, सेकेंड है पोटेशियम, थर्ड है नाइट्रोजन, फोर्थ है कॉपर, हाँ सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। मैं इतने बता देती हूँ, फिर आप आगे का कर लेना, मैं इतना एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, पहले मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg, और ये कितने रेडिकल्स दे सकता है? 2, Hg1 भी और 2 भी, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कभी जब जरूरत पड़ी तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर भी बॉन्डिंग बनाता है वो, और 2 इलेक्ट्रॉन देकर भी, है ना, क्योंकि हमने मर्क्यूरी के लिए क्या पढ़ा है? 2 तरीके से हो सकता है वो, Hg+2 या Hg+1। ठीक है, तो आप कोई भी एक लिख लो, Hg+ एंड Hg+2, दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, मर्क्यूरी का मतलब रेडिकल के फॉर्म में वो कैसे लिखना है ये समझ लो तुम लोग। ठीक है, ये तो सिर्फ एलिमेंट का सिंबल है, और रेडिकल के फॉर्म में हम इनको ऐसा लिखते हैं। सेकेंड है पोटेशियम, मतलब के ये क्या होता है रेडिकल के फॉर्म में? +1, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रोजन, अब इसके रेडिकल्स तो बहुत है। एक तो ये क्या बोलेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में भी रेडिकल है, NO3 पढ़ा है तुमने, NO2 है, NO3 और खुद नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं N3, N3 यहां नहीं, 3, ये देगा या लेगा? 7 है, 2 और 5 लेगा, तो 3 माइनस, है ना, क्योंकि इसका कितना है एटॉमिक नंबर? 7। तो पहले ऑर्बिट में 2, और उसके बाद वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ हो गया तो माइनस। हाँ, तो उसके पास 5 है, तो 5 देगा तो नहीं, 3 ले लेगा, इसलिए वो माइनस। ठीक है, फिर अब इसके और भी दूसरे रेडिकल्स है, जैसे है NO3 भी है, ये कंपोजिट रेडिकल है। ये इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिट रेडिकल है। और एक और है NO2,
तो देखो ये हो गया, इसको एक्चुअली बोलते हैं अजाइड। इसका नाम अपन ने इसके पहले नहीं देखा क्योंकि ये कहीं जरूरत नहीं पड़ी। और ये है नाइट्रेट और ये नाइट्राइट, ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट। ठीक है, आप ऐसे लिख देना बस। ठीक, कॉपर का Cu सिंबल, और इसके तो हमने दोनों पढ़े हैं, Cu प्लस भी हो सकता है और Cu प्लस 2 भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सल्फर। अभी देखो सल्फर का सिंबल तो S है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर देखती हूं मैं इसमें। सल्फाइड है, उसका यूज करेंगे क्या? हाँ, सल्फाइड भी होता है, सल्फेट भी होता है, SO4 और SO2 भी होता है और SO4 भी होता है। पर सल्फर का होता है ये 2-। मुझे इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा है, 2- लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसके वैलेंसी -2 है। फिर इसका एक कंपोजिट होता है SO4, वो भी 2- होता है, और एक होता है SO2, वो भी 2- होता है। ठीक है, SO3 है। SO3 है क्या? 3 और पर 2। SO2 भी होता है किसमें? नहीं नहीं, SO3 होता है। हाँ, SO3 होता है क्योंकि H2 SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे बनते हैं। मतलब हमें इनके मतलब फ्री रेडिकल्स निकालने हैं, तो ये अगर सिंगल है तो भी चलेगा, इसके साथ ऑक्सीजन या कोई और भी लगा है तो भी चलेगा। क्या बोले? मतलब हमें इनके फ्री रेडिकल्स जैसे अभी अपन निकाल रहे हैं तो ऐसे निकालना है, तो ये अगर सिंगल है तो भी निकालना है, नहीं और जैसे सल्फाइड हाँ सल्फाइड में SO भी है और फिर अलग मतलब सल्फाइड सल्फेट ऐसे भी है तो वो भी चलेगा। हाँ हाँ, वो भी चलेंगे। वो सभी लिखना है बेटा। आपको यदि एक एक एग्जाम्पल आया तो आप शुरू वाले लिख लो ना, क्योंकि ऐसे 2-2 3-3 एग्जाम्पल लिखने नहीं आते। सबका एक एक एग्जाम्पल या सबके 2-2 एग्जाम्पल ऐसे लिखने आएंगे, तो आप एक दो भी लर्न याद रखे तो भी हो जाएगा। हो गया इसका, बाकी आप कर लेना। कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? राइट द स्टेप्स इन डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अपन ने केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए एग्जाम्पल देखा था। देखो आपके पेज नंबर 56 में सबसे ऊपर लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। काय का है ये? सोडियम सल्फेट बनाने का फॉर्मूला बताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखा आपने? स्क्रीनशॉट लेना था पर अरे बोल रहे थे, बट हमने माइक बंद रख दिए थे। अच्छा, अभी अब देख लेना वीडियो में, बट वीडियो वही है, कल तक होता है अपलोड। वीडियो बहुत जल्दी अपलोड नहीं होता है ना, इससे एडिटिंग करनी पड़ती है, कन्वर्ट करना पड़ता है फाइल में, उसके बाद वीडियो अपलोड होता है, इसलिए टाइम लगता है। कल के वीडियो आज अपलोड होंगे, कल के वीडियो में आज पोस्ट करूंगी और आज का वीडियो शायद कल तक पोस्ट होगा या रात तक पोस्ट होगा। ठीक है, जितना दिमाग में रहेगा उतना करना अभी, नहीं तो फिर वीडियो से करना, थोड़ा रुक जाना। देखो आज थर्सडे है, आपको मंडे को पेपर सबमिट करना है, तो आप साइंस का पेपर संडे को सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। फ्राइडे को फ्राइडे है? 3 अक्टूबर। यही फ्राइडे है कल? अगला अरे अगले, तो फिर तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है ना? आराम
से कर लोगे, इतना जल्दी मत करो फिर पेपर सॉल्व करने की। सारा सबका सिलेबस हो गया क्या? ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ, तो बस सबका हो जाता है, फिर आराम से पेपर सॉल्व। चलो, अगला क्वेश्चन है कि ये जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं उसमें क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला दिया है सोडियम सल्फेट, तो हम पहले देखेंगे सोडियम और यहां लिखेंगे सल्फेट। अब इनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा हमको ये निकालना है। तो हमने क्या बोला था, ये मैंने कल समझाया था। इसकी वैलेंसी लिखेंगे पहले, यहां क्या लिखेंगे, वैलेंसी। इसकी वैलेंसी है +1 और इसकी वैलेंसी है -2। वैसे यहाँ माइनस और प्लस से लेना देना नहीं है, ठीक है, बस वैलेंसी कितनी है लिखना है। तो ये +1 और ये 2, पर ये ध्यान रखना है जो प्लस वाले रहते हैं एलिमेंट वो स्टार्टिंग में ही लगते हैं। जैसे अपन कंपाउंड बनाएंगे, अब यहाँ सोडियम सल्फेट है तो इसको हम पहले सोडियम लिखेंगे बाद में SO4 लिखेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते, पहले SO4 फिर सोडियम, ऐसा कंपाउंड नहीं बनता है। हमेशा पॉजिटिव रेडिकल्स पहले लिखे जाएंगे, नेगेटिव रेडिकल्स बाद में ही लिखे जाएंगे कोई भी कंपाउंड में, ठीक है। तो अब ये सोडियम की हमने वैलेंसी लिख दिया 1, सल्फेट की हमने लिख दिया 2। अब हम ये ऐसे ट्रायंगल डायगोनली हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और ये वाले 2 को इसके पास लेके जाएंगे और ये वाले 1 को इसके पास। समझ में आया? ये 2 को अपने साइड खींच लेगा, ये 1 को अपने साइड खींच लेगा। तो ये 2 को अपने साइड खींचेगा तो इसको यहां लगा देंगे, SO4 1 को खींचेगा तो यहां लगा देंगे। लेकिन 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 2 को लिखना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। ये फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का। डायगोनली जब हम नंबर्स उनके साथ ज्वाइन करते तो उनमें माइनस प्लस का कोई ये नहीं रहता नहीं, ना? माइनस प्लस का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैलेंसी लिखना है। माइनस प्लस का सिर्फ इतना फर्क है, प्लस मतलब पॉजिटिव रेडिकल हो गए, माइनस मतलब नेगेटिव रेडिकल हो गए। तो अपने को हमेशा पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखना है और बाद में ही नेगेटिव रेडिकल लिखना है। इतना है पॉजिटिव प्लस और माइनस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसमें कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, इसको स्टेप वाइज लिखना है बोले तो देखो ये ग्रीन वाले आपके बॉक्स में दिया हुआ है स्टेप 1 टू राइट द सिंबल ऑफ द रेडिकल्स, ठीक है। पहले अपन ने रेडिकल का सिंबल लिख लिया Na और SO4, देख रहे हो बुक में। और सेकेंड स्टेप लिखा है टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल, उसके नीचे अपन ने वैलेंसी लिखा, ठीक है। फिर क्या बोला है, टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बाय द एरो द नंबर ऑफ द रेडिकल्स, ये भी समझ में आया। फिर फोर्थ स्टेप है टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। 4 स्टेप्स, वो सभी मैंने बताया, लेकिन इसको ऐसे वर्ड्स में लिखना है और हर एक का ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। तो अब सेकेंड वाला पोटेशियम नाइट्रेट, केमिकल फॉर्मूला, हाँ लास्ट में जो ये 3 लाइंस लिखी वो नहीं लिखना है ना, क्योंकि वो तो स्टार्ट से डिपेंड है। 4 तक के जितना, हाँ बस 4 स्टेप नहीं, 4 तक ही लिखना है, स्टेप 4 बस फॉर्मूला लिख लेना लास्ट में बस। पोटेशियम नाइट्रेट मतलब के
आज इंक कम दिख रही है। के और नाइट्रेट NO3, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी है वैलेंसी, ये +1 और इसकी भी -1, ठीक है। नाइट्रेट की -1 है ना, हाँ -1 है नाइट्रेट की, NO3 की -1 है, नाइट्राइट की भी -1 है, नाइट्रेट की भी -1 है, ठीक है। तो अब देखो, पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, फिर उसकी वैलेंसी लिख ली, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1, मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना, KNO3। यहाँ 2 किसी का नहीं है तो एज इट इज लिखना है KNO3। एक हाथ और समझा दूं क्या, फेरिक फास्फेट। अब यहाँ देखो फेरिक है, फेरस नहीं है, फेरिक है, तो फेरिक में Fe, फास्फेट PO4, ये पता होना चाहिए फास्फेट का ये रेडिकल क्या होता है। ये फास्फेट में है 3- और फेरिक बोला है, इसका होता है 3+। फेरस होता, देखो पीछे देख लो आप, हाँ फेरस होता तो 2+ होता, फेरिक में 3+ है। और काय का था, फॉस्फेट ना, फॉस्फेट का भी माइनस है। लास्ट वाला रेडिकल देखो, लास्ट वाला रेडिकल है फॉस्फेट PO4, 3-, ठीक है। अब देखो, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3+3 और इसकी वैलेंसी हो गई -3, मतलब यहाँ नहीं लिखा तो चलेगा, एक्चुअली यहाँ लिखना है आपको वैलेंसी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्रॉस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो करना है, बट अभी देखो ये Fe3 और PO4 दोनों में 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, तो हम ये 3 को सामने ही लिख देते हैं, तो दोनों के लिए यूज हो जाएगा। समझ में आया, जब ऐसे कॉमन हो और हमें वो यहां लिखना हो, कि वैलेंसी कॉमन हो, जब सिंगल सिंगल होती है तब तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, पर यदि 2-2 वैलेंसी हो तो हम उसको यहां सफिक्स में नहीं लिखेंगे, फिर सामने लिखेंगे, ठीक है। सफिक्स कब लिखेंगे, जब दोनों नंबर, दोनों जो एलिमेंट है, दोनों जो रेडिकल्स है, उनके नंबर जब सेम नहीं होंगे। समझ में आया, जब सेम नंबर नहीं होंगे तो ही सफिक्स में लिखेंगे, नहीं तो हम फ्रंट में लिख सकते जब कॉमन नंबर आता है। अब जैसे इसको करेंगे तो ये 3 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी 3, तो दोनों 3 है तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इस 3 को सामने लिख देते हैं और इसका फॉर्मूला हो जाएगा FePO4। Fe3PO4 3 ऐसा नहीं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर भी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी -2 है, इसकी +2 है, यहां पर भी देख लो, यहां पर Ca2 और O2 ऐसा आएगा, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को लिख देते सामने कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला है CaO और इसके 2 मॉलिक्यूल समझ लो, तो एक एक रेडिकल मिलकर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं उसके कैल्शियम ऑक्साइड, और फेरिक फॉस्फेट एक एक रेडिकल मिलकर 3 मॉलिक्यूल बना रहे थे उसके, समझे, ऐसा समझना है उसको।
चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे चल रहा है अपना ये। राइट आंसर टू द फॉलोइंग and explain following questions and explain your answer. फर्स्ट में सोडियम मोनोवैलेंट क्यों है वो नहीं? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? हम फर्स्ट वाले में एलिमेंट सोडियम मोनोवैलेंट ही एक्सप्लेन करना है ना? हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सोडियम इज मोनोवेलेंट, तो आप कैसे बताओगे? उसका सबसे पहले ऐसा लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। इलेवन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यार आज इंक थोड़ी कम ज्यादा दिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके बाद क्या लिखोगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, सोडियम गिवन टू 1 इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो सोडियम है वो कैसा रेडिकल बन जाएगा? सोडियम प्लस देने के बाद, ठीक है। क्यों वो मोनोवेलेंट है? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और क्यों देगा? क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। बस हो गया आंसर। ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो लिख करके, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो आफ्टर गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट, के भी साथ वो कंबाइन होना चाहता है उसको दे देगा, ठीक है। देन सोडियम बिकम सोडियम प्लस 1, प्लस लिख दो, बस 1 नहीं लिखते, प्लस लिखते, सिंगल प्लस। मतलब क्या हो गया? दैट इज मोनोवेलेंट। या तो ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो या इसको एक्सप्लेन कर दो वर्ड्स में कि पहले, सबसे पहले लिखना उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। उसके आउटर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, दैट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म द स्टेबिलिटी, सोडियम गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट। जैसे लिखे वैसे अगर उसी टाइप में लिखे पेपर में तो चलता है ना? चलता है, चलता है, एक्सप्लेनेशन ही है ये। चार्जेस में ना इसके बहुत बड़े बड़े हैं, कोई कोई लोग लिखते हैं ना इसमें से तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप बताते हो वो सही है शॉर्टकट। हाँ ठीक है ना, शॉर्टकट ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके ये भी मतलब आपने समझाया है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन गया? सोडियम प्लस, और ये इसकी वैलेंसी है, ठीक है। तो वो कब बनता है मोनोवेलेंट? 1 इलेक्ट्रॉन देकर वो मोनोवेलेंट बनता है, ठीक है। अब है सेकेंड क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले रहे हो तो फिर मैं मिटा रही हूँ। एम इज अ बाइवेलेंट मेटल, क्या बोल रहा है? एम बाइवेलेंट मेटल है। बाय मतलब 2, मतलब कोई
कोई भी एक मेटल, मेटल मतलब पॉजिटिव रेडिकल, ये भी ध्यान रखना, और इसकी वैलेंसी है 2+2, तो M सामने ही लगेगा। Write down the steps to find the chemical formula of its compound formed with the radical sulfate and phosphate। तो इसके पहले जो स्टेप वाला लिखे थे ना, क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही लिखना है बस। अब इसमें जो मेटल वाला है, प्लस वाला जो रेडिकल है वो M है, बस स्टेप यही आएगी 1 2 3 4। बस यहाँ पे मेटल जो सोडियम था वहां M लिखना है आपको, और बनाना भी सल्फेट के साथ है। तो देखो सल्फेट, इसकी -2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा M2SO4, ये 2 ऐसा नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे हम, 2MSO4। ठीक है। फिर फास्फेट के साथ, फास्फेट भी वही रहेगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। हाँ, इसके लिए देख लो, फास्फेट ये है 3 और ये है 2, यहाँ लिख। आपको M के साथ क्या लिखे थे? हाँ, क्या लिखे थे वो, ए कुछ ये तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, तो ये एरो दिखता है बस, और कुछ नहीं लिखा। हम ए जैसा दिख रहा था पहले वो। नहीं नहीं, एरो है, एरो। अभी यहाँ पर लिखेंगे M3 और PO4 और ये 2। अभी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए ये इसी फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये कॉमन नहीं है 2 और 3, तो ये इसी फॉर्म में रहेंगे। कॉमन होता तो सामने लगता था। ठीक है, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है? नहीं, इसमें कुछ नहीं। ये स्टेप 4, स्टेप 1 में ये लिखा, स्टेप 2 में ये लिखा, फिर स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और स्टेप 4 में ये होता है। इसमें 3 स्टेप आ गई है, इसमें 3 स्टेप आ गई है। पहले स्टेप में सिर्फ M और PO4 लिखेंगे, सेकेंड वाली स्टेप में इसके नीचे वैलेंसी लिखेंगे, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई बताएंगे, और फोर्थ स्टेप में ये वाला लिखना है बस। आपने जैसा किया वैसा लिखे, या बुक में जो स्टेप 1? नहीं, बुक में जो स्टेप लिखा है वो स्टेप लिखनी है, वो लिखनी है स्टेप्स। बार बार मैं इतना थोड़ी लिखूंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने बताया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर C है, एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास। आप पीछे पलटाओ, आपका पेज नंबर, द मास ऑफ एन एटम, पेज नंबर 49। ठीक है, निकाला पेज नंबर 49। तो वहां पे लिखा है था मास क्या होता है, एटॉमिक मास, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, ये लिखना पहले। फिर आपने किसका रेफरेंस दिया, कौन से एटम का रेफरेंस दिया है, तो नाइट्रोजन एटम। ये फिर उसके बाद लास्ट वाले पैरा पर आओ, द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स। एक मिनट, हाँ मैडम का फोन है, मैं फोन अटेंड करके आ रही हूँ। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ हाँ मैडम, जा
ज्यादा बच्चों की आई नहीं थी, एक दो की मेरे पास होगी, मैं नाम देख लूंगी। मैंने मोहित भैया को एक बार बोला था कि आपने कितना, मैंने कितना आपको दिया है वो एक बार चेक कर लो कितने बच्चों की दिया है। और मेरा जो जो मेरा वो था ना, क्या बोलेंगे, डेली नोट्स, उसमें पीछे लिखे हैं नाम बच्चों ने जो दिया है, तो वो डेली नोट्स निकाल के उसमें पीछे देखना पड़ेगा। मैंने लिया था एक बार उसका फोटो, लेकिन मेरा फोन चेंज हुआ है तो शायद वो स्क्रीनशॉट नहीं होगा। 83 मैडम। मैडम अब हम तो, हमको जो बोलना रहता अपन बोल देते, बच्चे फीस नहीं देते तो क्या करेंगे ना। नहीं मैडम, मैं तो हर उनकी मीटिंग में बोलती थी उनके पेरेंट्स को, हर मीटिंग में बोला है, और जितनी फीस आई है ना वो मीटिंग में ही आई है जब पेरेंट्स आते थे। बच्चों को बोला है मैंने, फेयरवेल के पैसे जब आए तब भी बच्चों को बोला कि अपनी फीस नहीं आया करके। मैडम मेरी ना अभी 9th की क्लास चल रही है तो मैं भी रखूँ क्या करूँ? बस थोड़ा सा लास्ट का सिलेबस बचा है, उतना आज कंप्लीट कर लेती हूँ मैं भी। चलो अभी क्वेश्चन नंबर सी वाला, ठीक है। तो क्या देख रहे थे इसका आंसर, एटॉमिक मास का आपने डेफिनेशन लिख लोगे कि क्या होता है एटॉमिक मास, ठीक। उसके बाद में जो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया है और दूसरा कार्बन का, तो उसमें दो का रेफरेंस लिया है। हाँ, और इसमें भी लिखा है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट टू रेफरेंस एटम्स, मतलब आपको पूरा ये वाला पैराग्राफ लिखना है। इसमें दोनों एटम का रेफरेंस लिया है, कार्बन का भी और नाइट्रोजन का भी, और उसने बोला भी है कि दो एटम का रेफरेंस लिखो। तो आपको पूरा पैराग्राफ इस आंसर में लिखना है। हाँ हाँ, लास्ट वाला, द मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। The relative mass of nitrogen atom is 14। क्या मतलब पुरानी है ना, तो उसमें टिक किया हुआ है मैम, जो पैराग्राफ है ना फर्स्ट वाला उसमें। हाँ, तो उसमें जो कुछ लिखा है ऐसे फाइनली 1961 ऐसा वैसा वो सब नहीं लिखना, आप थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना, ठीक है। लेकिन ये पैरा में ही वो आंसर है, कार्बन का नाइट्रोजन दोनों का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पैराग्राफ नहीं लिखना है ना कुछ भी, फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। एटॉमिक मास क्या होता है वो लिखना है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो लिखना, उसके बाद ये पैरा लिखना। अब है व्हाट इज मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, उसी के बाद में है। ये देखो, उसके बाद में पेज नंबर 50 पर आओ। यूनिफाइड मास इज इक्वल टू, लिखा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड डेल्टन, इट सिंबल यू, और वन यूनिट इज इक्वल टू दिस। यहां तक लिखना है, 2-3 लाइन, 2 लाइन, ठीक है। फिर एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल व्हाट इज मीन बाय मोल। तो मोल तो हमने बहुत अच्छे से समझा है ना।
मोल कहाँ पे है, ये है। अ मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर 51 में लास्ट पहला पैरा शुरू करो। Yes, ma'am. A mole is that quantity of a substance whose mass in grams। ये आपको पूरा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लिया है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एग्जाम्पल पे समझाया है, ठीक है, वो आपको लिखना है मोल का मतलब। समझ में आया? सिर्फ वो दो कितनी लाइन है, 4 लाइन, वो 4 लाइन लिख लेना इसमें। मैम किसी का माइक ऑन है तो समझ में नहीं आ रहा। अरे अक्षया, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करो। जो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है उसमें बस ये 4 लाइन लिखी ना मोल वाले इसमें। हाँ मोल को डिफाइन करना है। हाँ, बस वो 4 लाइन जो है वो लिखना है, क्योंकि उसमें मोल की डेफिनेशन है और साथ में 2 सब्सटेंस लिया है जिसका एक्सप्लेन किया है। एक किसका किया है इसमें, ऑक्सीजन का, और एक लिखा है वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेकर उसको एक्सप्लेन कर दिया उसने। ठीक है, तो वो चारों लाइन लिख लेना। अब राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये लिख लोगे, सोडियम सल्फेट, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे इसका मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड करना है, कर लोगे? एक का बता रही हूं मैं। वैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कल सबका देखा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो सबका देखा था। तो Na2SO4, इसका नाम यहां लिखो, कंपाउंड, यहां नेम, और यहां मॉलिक्यूलर मास। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास Na कितने हैं, 2 इंटू 23 प्लस 1s है, और s का शायद 32 है, O 4 है, और इसका है 16। ऐसे मास भी निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। ये 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया, ये 8 और 4 12 2 1 7 10 14 142 मॉलिक्यूलर मास। यूनिट लिख सकते हो, बस यू लिख देना है वहां पर आपको। नहीं, ठीक है, समझ में आया? इसके बाद दूसरा कौन सा है, K2CO3। K2, हाँ मुझे लगा आप मिटाओगे तो स्क्रीनशॉट लेना। नहीं, अभी नहीं मिटा रही, ये पूरा भर जाता है ना तभी मिटाती हूँ मैं, जब दूसरा कुछ लिखना होता है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। अब ये निकाल लोगे मॉलिक्यूलर मास, निकाल देंगे। कल हमने देखा था। किसका निकाल दीजिए ना फिर। और निकालू, एक का और निकालू, पोटेशियम का है 39, और ये 2 इंटू 39 प्लस C
C है आपका कार्बन मतलब 12, ये है 1, तो 1 इंटू 12, O3 मतलब 3, सॉरी यहाँ प्लस 3 इंटू 16, कितना हो जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो गया 10 8 18, ठीक है 1 8 9 9 और ये 4 30, 138, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 138। अब निकाल लोगे बाकी का। और आपको यदि एटॉमिक मास नहीं पता एलिमेंट का, तो आपके देखो बुक में दिया हुआ है पीछे, ठीक है, उसमें से फाइंड करना, उतने ही एलिमेंट आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताऊं क्या आगे? टाइम हो गया है, बता दो फटाफट। 7 6 6 7 8, कोई क्लास है इसके बाद? नहीं है ना, ठीक है। 2 सैंपल है M and N of slagged lime were obtained from 2 different reactions. The details about their composition are as follows. Sample M 7 ग्राम है टोटल, वो सैंपल, ये M और ये N स्मॉल है, ठीक है, ये है 7 ग्राम और ये है 1.4 ग्राम। ऑक्सीजन यहां पर है 2 ग्राम, कैल्शियम है 5 ग्राम, मिलाकर 7 ग्राम। दूसरे वाले में ऑक्सीजन है 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम और कैल्शियम है 0 ग्राम। हाँ 1.0 मतलब 1 ग्राम, ठीक है। क्या पूछ रहा है? विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव? ये तो बहुत इजी है, कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है इसमें? कंजर्वेशन ऑफ मैटर। पीछे जाओ, जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में क्या बोला था? वेट जितना हम मिलाते हैं उतना वेट हमें मिलता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से हमको कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, 7 ग्राम टोटल है, ये 2 ग्राम, ये 5 ग्राम, तो हमको कितना मिल रहा है 7 ग्राम, ठीक है। यहां पर भी टोटल वेट इतना है, हम इसमें इतना ये मिला रहे, इतना ये मिला रहे, तो 1.4 ग्राम तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो कौन सा लॉ प्रूफ होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब इसको एक्सप्लेन मत करो, जाने दो, एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ लिख दो कौन सा लॉ प्रूफ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द गिवन क्वांटिटीज। क्या बोल रहा है? डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तो अपन मॉलिक्यूल्स के नंबर कैसे आएंगे, वो अपन ने इसके पहले देखा था। थर्टी 32 ग्राम ऑक्सीजन,
क्या निकालेंगे पहले हम? मतलब नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल। रेड्यूस मीन्स क्या होता है? हाँ, फाइंड करना, फाइंड, फाइंड होता है निकालो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये जो दिया हुआ है 32 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? 32 ऑक्सीजन का ग्राम में, और वैसे भी ऑक्सीजन का कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास O2 के फॉर्म में रहती है, तो वो भी होता है 32। तो 32 इंटू ये कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, तो मोल कितना आएगा? 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर कितना? 6.023 इंटू 10 सॉरी 022 10 to power 23। ये मॉलिक्यूल्स हो गए, समझ में आया? अब यहाँ यदि मोल कम ज्यादा रहता है तो उसमें इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे। देखिए, इसकी बैटरी डाउन होगी तो अभी लाखों बंद हो गया। नहीं, वो बताया था कुछ बोलना। ठीक है, अगला। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो इसका क्या करना है? अरे कल हमने देखा था, उसमें मैंने समझाया था ना आपको। 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहते हैं 1 मोल में? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 to power 23। देखो बुक में लिखा हुआ है, सब पढ़ो। अभी 1 मोल का आप एक्सप्लेन करोगे ना क्वेश्चन में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। एवोगैड्रो नंबर पढ़ो, एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद आपका है 90 ग्राम वाटर। 90 ग्राम वाटर, तो यहां पर फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, 90 ग्राम वाटर। यहां क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 90, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18, तो 18 5 जा, तो यहां क्या आ जाएगा? 5 मोल। ठीक है, तो 5 मोल इज इक्वल टू कितना नंबर आएगा? कितने नंबर आएंगे? मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे 5 मोल में? तो 5 ये एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 11, 5 0 जा 0 मतलब 1.56 जा 30, 30.110 इंटू 10 to power 23। इतने मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद है 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 7.1 ग्राम क्लोरीन। निकाल लोगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44, है ना? निकाल सकते हो आप, याद नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तो यही रहेगा। कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड? 8.8, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 44। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0, 44 1 जा 44 2 जा 1/5 मतलब 0.2 मोल।
ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 मोल इज इक्वल टू 0.2 इंटू दिस। आया समझ में? लास्ट में लिखे अपन ने वैल्यू, तो उसको सॉल्व करना है ना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। अब ये 3 डिजिट और ये 1 4 डिजिट के पहले मतलब यहाँ पॉइंट, बस ये ऐसे ही रहने देना हमेशा, बस इसी में जो कुछ करना है वो कर लेना। मतलब यहाँ जो ग्राम में है ना वो कम नंबर भी दे सकता है, ज्यादा नंबर भी दे सकता है। 1 मोल भी हो सकते हैं, 0.2 मोल भी हो सकता है, 0.1 मोल भी हो सकता है। अब ये कितना ग्राम सब्सटेंस दे रहा है उस पर डिपेंड है। क्लोरीन का 7.1 ग्राम, क्लोरीन कितना बोल रहा है 7.1 ग्राम। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 7.1 और ये होता है 35.5। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसको 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी वही आएगा इज इक्वल टू 1/5। तो सेम ऐसा ही आएगा 0.2, उसका आंसर ऐसा ही होगा क्योंकि उसका भी कितना आ रहा है 0.2 मोल आ रहा है। समझा? हो गया। अब जो नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है सभी जो सब्सटेंस है वो 0.2 मोल है। ग्राम वो सब्सटेंस में है। हाँ, नहीं 0.2 मोल के लिए हमको कितने ग्राम सब्सटेंस निकालना है, मतलब हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ ये फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, वो इंटू करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ये हुआ ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट। तो अब नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है सभी का 0.2। पहले हम एक का लेते, क्या है यहाँ पे पहला वाला सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ये 23 और ये 35.5, कितना था ये 58.5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 58.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा क्या आएगा 2 5 सा 10, 1 2 8 सा 16 और 1 17, 1 2 5 सा 10 और 1 11, 1 और ये 2 11.70 ग्राम। इतना हमको सोडियम क्लोराइड लेना पड़ेगा या इतने ग्राम में 0.2 मोल होंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये फॉर्मूले में आपको अब ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है और ये हम निकाल सकते हैं, पता भी हो सकता है आपको और निकाल भी सकते हो आप। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये सभी का 0.2 दिया हुआ है।